नमस्कार वॉइस नेक्सस में आपका स्वागत है। आज सुनिए कहानी जिसका शीर्षक है कंजूस की पतोहू। माँ, पापा को बोलना ये शादी रोक दें, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। श्रद्धा के स्वर बता रहे थे कि उसने ये बात हृदय से बोली है। कुसुम अवाक होकर श्रद्धा को देखती रह गई। श्रद्धा की आंखों की कोर पर झलकते मोती देख वो तड़प उठी। 4 दिन बाद ही तो बारात आने वाली है। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि कुसुम को शादी की तैयारियों के लिए भी पर्याप्त समय नहीं मिला। वो इतना व्यस्त हुई कि बिटिया से बात करने का भी मौका नहीं निकाल पाई। कुसुम के मन में हजार आशंकाएं उमड़ने घुमड़ने लगी। खुद को संभालती हुई वो बोली, क्यों बेटा, क्या दूल्हे बाबू से कुछ अनबन हो गई? नहीं माँ, वो तो दिल के बहुत अच्छे हैं। श्रद्धा ने तत्परता से कुसुम की बात को नहकार दी। ऐसा करते हुए उसके चेहरे पर अचानक छा गई लाली कुसुम से छुप न सकी। वो कुछ आश्वत होते हुए फिर पूछी, फिर क्या बात है? उन लोगों की फरमाइश आहत कर रही है माँ। श्रद्धा बहुत ही दयनीय स्वर में बोली, बेटा, हम एक ही स्वप्न के लिए तो पाई पाई इकट्ठे किए हैं। आज जब वो स्वप्न साकार हो रहा है तो परेशानी कैसी? और दूल्हे का बाप तो हजारों लाखों की फरमाइश करते हैं। तुम्हारे ससुर तो मात्र एक फरमाइश की है, इनमें भी उनका कोई लालच नहीं। कुसुम श्रद्धा के बिल्कुल पास आती हुई बोली, और उनकी एक फरमाइश ही पापा को कटघरे में खड़ा कर रही है माँ। उनका ऐसा संदेह उचित है क्या? अविश्वास की जमीन पर बने संबंध कितने मजबूत होंगे। श्रद्धा की आवाज में रोष व्याप्त था। बेटा, ये सब सोचना हमारा काम है। तुम्हारे बाबा सब अच्छे से संभाल लेंगे, तू ये सब मत सोच। तू सिर्फ शुभ स्वप्न देख बेटा। कुसुम श्रद्धा को आलिंगन कर माथे पर चुंबन अंकित कर बाहर निकल गई। अभी पिछले महीने की ही तो बात है, जब आनंद अपने घर आए मित्र गोविंद जी से कहा था, कोई लड़का हो तो बताना, बिटिया की शादी की सोच रहा हूं। क्यों भगाने की इतनी जल्दी क्या है? बिटिया बहुत ज्यादा खाने लगी है क्या? गोविंद जी की बात पर दोनों मित्र तो ठठाए ही। कुसुम भी अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाई। एक लड़का है, लाखों में एक। गोविंद जी संजीदा होते हुए बताने लगे, उनके पिता वकील हैं, आय भी ठीक ठाक है। परंतु परंतु क्या? आनंद उत्सुक था। वकील साहब थोड़े जिद्दी किस्म के इंसान तो हैं ही, बहुत ज्यादा कंजूस भी हैं। गोविंद जी सच्चाई बयां कर दिए। कंजूस? आनंद मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। कंजूस भी दो प्रकार के होते हैं मित्र। अगर कोई फिजूल खर्ची नहीं करता तो उसे भी कंजूस ही समझा जाता है। बाकी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे के मोह में अपनी अति आवश्यकताओं पर भी खर्च नहीं करते। पर कह रहे हो कि लड़का लाखों में एक है, तो एक बार देख ही लेते हैं। आनंद मंसूबा बांध लिया था। लड़के वालों को श्रद्धा पसंद आ गई। श्रद्धा की भाव भंगिमाओं को पढ़ते आनंद कुसुम इतने संतुष्ट हुए कि श्रद्धा से उसकी रजामंदी पूछने की जरूरत भी नहीं समझे। एलएलबी कर रहे लड़के में जाने ऐसा क्या जादू था कि आनंद ने चट मंगनी पट ब्याह तय कर दिया। परंतु दूल्हे का पिता, यानी कि वकील बाबू, कंजूस किस्म के इंसान है। अधिकतर लोग बोल रहे थे। श्रद्धा का छोटा भाई आदित्य तो अपनी दीदी को कंजूस की पतोहू बोलकर ही चिढ़ाने लगा था। घर आई सहेलियों से श्रद्धा अपने मन की बात साझा की। सीमा, लोग कहते हैं कि वकील लोग बहुत पेशेवर होते हैं, इनका मानवीय पक्ष बहुत कमजोर होता है। भक्का, कैसी बात करती है? अरे सच तो यह है कि वकीलों से आम लोगों का सामना तभी होता है जब वो बहुत परेशान होते हैं। ऐसे में उन्हें वकीलों से सहयोग की बहुत ज्यादा चाह होती है। अब ये चाह की कोई सीमा तो होती नहीं, इसलिए अक्सर लोग वकीलों का नकारात्मक प्रचार ही करते हैं। बाकी अच्छे बुरे लोग किस पेशे में नहीं होते? अच्छा ये बता सीमा, कि चाह की सीमा क्यों नहीं हो सकती? एक दूसरी सहेली ने अपनी आंखें नचाती हुई बोली, चाह की सीमा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सीमा अपना दिल एक वक्कलोल को पहले ही देती है, समझी? सीमा ने जब उस सहेली की चोटी हिलाती हुई ये बात बोली तो सभी सहेलियां एक साथ ठट्ठा के हंस पड़ी। पहले की शादियां उतनी खर्चीली नहीं होती थी। हम उन्हीं सुविधाओं पर खर्च करते थे जिसका हमारे पास नितांत अभाव होता था। जैसे घर में मेहमानों को ठहराने के लिए जगह नहीं होती थी, तब हम किराए पर टेंट की व्यवस्था करते थे। पहले की शादियों में खर्च की गई राशि का 80% हम वापस रिकवर कर सकते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्च गहने और कपड़े पर करते थे।
आज की शादियों में खर्च किए गए राशियों का 20% रिकवर करना भी मुश्किल है, क्योंकि आज की शादियां दो परिवारों का जुड़ाव से ज्यादा दिखावे का समारोह होकर रह गया है। वकील साहब इतना बोलकर आनंद के साथ बैठे राधेदार, जेठुआ भाई और राजन की भाव भंगिमाओं को टटोलने के लिए चुप हो गए। जी, मैं आपसे सहमत हूँ। राधेदा ने बस इतना ही कहा। बाकी लोग भी समर्थन में सर हिलाए। तो फिर ये बताइए कि आप बिटिया की विवाह की कैसी तैयारी करना चाहते हैं? वकील साहब होशियारी के साथ आनंद को शब्दों से घेर कर बांध रहे थे। जी, मैं तो आप जैसा कहें। आनंद अचानक से पूछे गए इस प्रश्न पर हड़बड़ा गया। देखिए आनंद बाबू, मेरा एक भाई है जो किसान है, आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत नहीं है। भले हम दोनों में बांटवारा हो चुका है, परंतु गांव समाज हम दोनों को जोड़कर ही देखता है। आज मैं अपने बच्चों की शादी में ज्यादा शोबाजी किया तो कल को मेरे भाई पर भी अपने बच्चों की शादी में दिखावे का एक सामाजिक दबाव रहेगा। इसके लिए उसे या तो जमीन बेचनी पड़ेगी या कर्ज लेना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता हूँ, इसलिए अपने बच्चों की शादी सादे तरीके से ही करना चाहता हूँ। वकील साहब साफगोई से अपनी बात रख दिए। तेरी बहन के, अबे साला, तू एक नंबर का कंजूस है बे। पैसे बचाने के लिए कितना खूबसूरत बहाना ढूंढा है। मन ही मन होने वाले समधि को करियाता जेठुआ भाई अंदर ही अंदर चीख पड़ा था। बाकी लोगों के दिल का हाल भी जेठुआ से अलग नहीं था, परंतु हर कोई अपने आप को सामान्य दर्शाता खामोशी से वकील साहब को देखता रहा। आनंद बाबू, आपकी इकलौती बिटिया है, जाहिर है उसको लेकर आपने बहुत सारे सपने संजोए होंगे। हमारी तरफ से कोई बंदिश मत समझिएगा। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप जैसी चाहें अपनी बिटिया की शादी के लिए वैसी तैयारियां करें। वकील बाबू मीठी मुस्कान के साथ कहते हुए हाथ जोड़ लिए। प्रत्युत्तर में बाकी लोग भी हाथ जोड़ लिए। परंतु मेरी एक फरमाइश है, आप अन्यथा न ले तो प्रकट करो। वकील साहब हाथ जोड़े जोड़े ही बोले। हर कोई संशय से एक दूसरे को देखने लगे। राधेदा हाथ जोड़ते हुए बोले, जी, अन्यथा क्यों लेंगे? आप बेझिझक होकर आदेश दीजिए। आदेश नहीं, सिर्फ इतना निवेदन है कि आप शादी में जो भी खर्च करें उसका पूरा हिसाब रखें। मुझे सारे खर्च से अवगत अवश्य करवाएं। वकील साहब के भाव स्पष्ट नहीं थे। उनकी फरमाइश सुनकर अचानक से सबने चुप्पी साध लिया। जी, विदाई में हम जो भी सामान देंगे उसके साथ उसका ओरिजिनल बिल आपको भिजवा देंगे। असमंजस की स्थिति में आनंद ने बात आगे बढ़ाई। आप समझे नहीं आनंद बाबू। बिल नहीं, मुझे शादी के खर्चे का हिसाब चाहिए, चाहे वो हलवाई का खर्चा हो या ढोल बाजे का। वकील बाबू के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर आंखों में नमी थी। ये कैसी बात कर रहे हैं? राधेदा की आवाज में रोष पाकर पारिवारिक मामलों के स्पेशलिस्ट राजन ने उनके हाथ को चुपके से दबा दिया। तत्परता से आगे बढ़कर वो वकील साहब के जुड़े हाथ को थामता हुआ बोला, आपका आदेश सर, माथे पर समधी जी। शादी के खर्चे की पाई पाई का हिसाब जोड़कर हम आपको भेज देंगे, पर आप बार बार हाथ जोड़कर हमें और शर्मिंदा न करें। आपने हमारी बिटिया को बहू रूप में स्वीकारा, यही उपकार कम है क्या? वकील साहब के गांव से लौटते हुए गाड़ी में राधेदा राजन को डपटने लगे। अरे हम शादी का हिसाब उसे क्यों दें? हमारी बिटिया, हम लाख खर्च करें या करोड़, हिसाब मांगने वाला वो कंजूस की औलाद कौन होता है? वकील साहब अपने भाई से बांट रखे हैं, अब उनका भाई अपने पुत्र की शादी पर 1000 खर्च करे या लाख, वकील साहब को क्या फर्क पड़ता है? राजन राधेदा को देखते हुए उल्टा प्रश्न किया। अरे वो तो अपना खर्चा बचाने के लिए ढोंग किया। राधेदा अभी भी रोष में ही थे। ढोंग? हकीकत तो यह है कि हमारे दृष्टिकोण पर नकारात्मकता की ऐसी परत जम गई है कि कोई सच्चा पुरुष हमारे सामने आता है तो हम उसे ढोंगी ही समझते हैं। राधेदा, कहते हुए राजन की आवाज फर्रा गई। चल तू बता, उन्होंने खर्चे का हिसाब क्यों मांगा? आनंद राजन की आंखों में झांकता हुआ पूछा। यह अभी नहीं बोलूंगा आनंद भाई, पर इतना अवश्य कहूंगा कि हमारी बिटिया बहुत सौभाग्यशाली है जो उसे इतना अच्छा परिवार मिला है। वकील साहब की आंखों में मुझे सच्चाई दिखी है। और लड़का बिल्कुल अपने बाप पर गया है, आनंद जानता है। राजन को मनोभावों को पढ़ने में महारत हासिल है। आनंद के हृदय से रहा सहा भय भी समाप्त हो गया था। राजन को देखते देखते उसकी भी आंखें छलक पड़ी। मगर पत्नी भय वकीलवा,
बात बहुत घुमा घुमा के बोलता है। जेठुआ भाई के मुंह से ये बात सुनकर पूरी गाड़ी में ठहाके गूंजने लगे। बारात आने में मात्र 4 दिन ही शेष थे जब श्रद्धा को ससुर की फरमाइश का पता चला। उसके मन में अनेक प्रकार की आशंकाएं उमड़ने लगी। क्या मेरे पिता इतने कृपण हैं जो शादी में खर्चों का दिखावा करेंगे? अगर उन लोगों को मेरे पिता पर विश्वास ही नहीं था तो उन्होंने रिश्ते की हामी ही क्यों भरे? लोग सच कहते हैं, वकील बड़े पेशेवर होते हैं। कोर्ट फोर्ट में घूमते घूमते इनको सबूतों की ऐसी आदत लग जाती है कि इन्हें रिश्तों में भी सबूत की जरूरत पड़ने लगती है। श्रद्धा की आशंकाएं अब आक्रोश के बीज का रूप लेने लगी थी। पढ़े लिखे लोग, क्या उन्हें इतना भी पता नहीं है कि एक बेटी अपने पिता से कितना प्रेम करती है? अपनी दहेज की फरमाइशों से बाप को परेशान करके उसकी बेटी से ये उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारी सेवा करेगी, तो तुम निरा बेवकूफ हो दुनिया वालों। मेरे पिता ने जो इतने लाड़ प्यार से मुझे पाला है, क्या वो मेरी शादी को धूमधाम से नहीं करेंगे? और ना भी करें तो फर्क मुझे पड़ता ना, किसी और को क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरे पिता से मेरी शादी का खर्च मांगने वाले वो लोग होते कौन है? छोटे वकीलवा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, परंतु जिसने मेरे पिता को अविश्वास के कटघरे में खड़ा किया है, क्या मैं उसका आदर कर सकूंगी? मान सम्मान दे पाऊंगी? किस आधार पर? और अगर मैं ऐसा नहीं कर सकी तो क्या मेरे पिता की बदनामी नहीं होगी? मेरे पापा के द्वारा दिए गए संस्कार जब प्रश्न पूछेगी तो मैं क्या उत्तर दूंगी? अरे ऐसे में तो मैं वहां फंस कर रह जाऊंगी। कुसुम पर नजर पड़ते ही श्रद्धा बिलख पड़ी। माँ, पापा को बोलना ये शादी रोक दें, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। कहानी ज्यादा लंबी जा रही है, इसलिए मंगली भौजी की चर्चा फिर कभी। शुभ विवाह संपन्न हुआ। श्रद्धा विदा होकर ससुराल आई। दूसरे दिन शादी के खर्चे का हिसाब ससुर द्वारा मंगवाने पर श्रद्धा ने उन्हें सौंप दी। शादी का आज 8वां दिन था। पीहर लिवा ले जाने के लिए आदित्य आया हुआ था। जाने की तैयारियां हो चुकी थी। श्रद्धा आंगन में जैसे ही आई, वकील साहब एक लिफाफा उसे सौंपते हुए बोले, बेटा, पापा को मेरा नमस्ते कहना और ये लिफाफा उन्हें दे देना। लिफाफा लेकर लपक कर श्रद्धा गाड़ी में बैठ गई। कुछ दूर आ जाने के बाद जब श्रद्धा की उत्सुकता काबू में नहीं रही, तब उसने लिफाफे को खोल लिया। उसके अंदर एक चेक था, संलग्न एक चिट्ठी थी। श्रद्धा की नजरें शब्दों पर फिसलती चली गई। आनंद बाबू, नमस्ते। आशा करता हूं बौराहा बाबा की कृपा से सब कुशल मंगल ही होगा। समधी जी, श्रद्धा को पाकर हमारे परिवार की बहुत बड़ी कमी पूरी हो गई। हमें कभी महसूस ही नहीं हो रहा है कि कोई नया सदस्य मेरे परिवार में पड़ा है, बल्कि हमें यूं आभास होता रहा जैसे मेरे परिवार का एक टुकड़ा कहीं खो गया था, जो अब मिल गया है। समझी जी, पूरी शादी में आपने जो खर्च का ब्यौरा भेजा है उसमें लगभग 15 लाख रुपए खर्च का हिसाब है। मैं भी अपने खर्चे का हिसाब चिट्ठी के दूसरी तरफ लिख दिया हूं। मेरा खर्च लगभग 7 लाख रुपए है। मतलब आपका खर्च मेरे खर्चे से 8 लाख रुपए ज्यादा है। आनंद बाबू, आप भी दुनिया को बताएंगे कि आपकी बिटिया की शादी हुई है। हम भी दुनिया को बताएंगे कि मेरे बेटे की शादी हुई है। परंतु क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे बच्चों का विवाह हुआ है? क्या आप ये अधिकार हमें देंगे? सनद रहे, इसके लिए खर्चे बराबर बांटने पड़ेंगे। क्या आप मुझे सहयोग करेंगे? क्या हम एक नई परंपरा की शुरुआत कर सकते हैं? अगर आपको संकोच लगे तो जो 4 लाख का चेक भेज रहा हूं, इसे वापस कर देंगे, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आपका आदित्य। गाड़ी में एक मार्मिक चीख उभरी। क्या हुआ दीदी? गाड़ी में ब्रेक मारता आदित्य चौंक पड़ा। क्या गाड़ी वापस घुमा सकते हो? क्यों दीदिया? मैं बाबूजी का चरण स्पर्श करना भूल गई मेरे भाई। श्रद्धा बिलक पड़ी। अरे अरे अरे, कंजूसवा की पतोहू! जोर से किलकारी मारता आदित्य जब पीछे मुड़कर देखा, तब श्रद्धा का पूरा चेहरा आंसुओं से भींगा हुआ था। वो घबराते हुए पीछे को आया और जल्दी से अपनी बहन को खुद से लिपटा लिया। कंजूस की पतोहू की हिचकी और तेज हो गई। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट करें, अपना सुझाव दे। धन्यवाद।